नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम अनफिल्टर्ड पर। दोस्तों, एडुटेरिया द्वारा जो 72वीं बीपीएससी के लिए भूगोल का प्रखर 3.0 का जो सीरीज चलाया जा रहा है, आइए हम लोग दूसरा वीडियो देखते हैं। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, सूर्य के सबसे करीब पृथ्वी की स्थिति के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सही है। देखिए, जब पृथ्वी जनवरी में पेरीहेलियन का हिंदी होता है सूर्य का सबसे करीब, पेरीहेलियन की स्थिति में होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की गर्मियों की तुलना में लगभग 7% अधिक तीव्र सौर विकिरण प्राप्त करता है। देखिए, यह सही कथन है। दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी के महासागर इस अतिरिक्त गर्मी को सोख लेते हैं जिससे पेरीहेलियन के दौरान वैश्विक तापमान में अचानक वृद्धि नहीं होती है। यह भी सही कथन है। देखिए, सूर्य के सबसे करीब पृथ्वी की स्थिति के बारे में यह दोनों के दोनों कथन सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथन 1 और 2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी की कक्षीय गतियों और उनके भौगोलिक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सही है। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन की रैखिक गति ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है और भूमध्य रेखा पर जाते हुए शून्य हो जाती है। ये गलत कथन है। देखिए, पृथ्वी की रैखिक गति जो हो जाएगा ध्रुवों पर शून्य होती है और भूमध्य रेखा की ओर जाते हुए अधिक हो जाती है। फिर दूसरा देखते हैं, वर्ष भर दिन और रात की अवधि में होने वाला परिवर्तन केवल पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा और सूर्य से बदलती दूरी के कारण होती है। ये गलत कथन है। आगे देखते हैं, यदि पृथ्वी की धुरी अपनी कक्षीय तल पर झुकी न होकर उसके लंबवत होती तो पृथ्वी पर ऋतुओं का प्रभाव नहीं होता। यह सही कथन है। देखिए, पृथ्वी पर ऋतुओं का प्रभाव होने का कारण अपनी कक्षीय तल का झुकी होना है। केवल 3 कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आइए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिन और रात के बीच की सीमा के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सही है। देखिए, रोशनी का घेरा साल भर भूमध्य रेखा को ठीक बीच से काटता है जिसे वहां दिन और रात बराबर होते हैं। देखिए, यह सही कथन है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूरज की रोशनी मुड़ जाती है जिससे दिन के उजाले की वास्तविक सीमा रोशनी के ज्यामितीय घेरे से थोड़े आगे तक फैल जाती है। यह भी सही कथन है। देखिए, दिन और रात के बीच की सीमा के संबंध में दोनों का दोनों कथन सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, घूर्णन वेग के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सही है। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन का रैखिक वेग ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर धीरे धीरे घटकर शून्य हो जाता है। ये गलत कथन है। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन का रैखिक वेग ध्रुवों पर सबसे अधिक नहीं शून्य होता है और भूमध्य रेखा पर धीरे धीरे घटकर अधिक हो जाता है, बढ़कर अधिक हो जाता है। घूर्णन गति में इस अंतर के कारण ईंधन बचाने के लिए रॉकेट को आदर्श रूप से उच्च अक्षांश वाले ध्रुवीय क्षेत्रों में लॉन्च किया जाता है। यह भी गलत कथन है। देखिए, घूर्णन वेग के कारण दोनों के दोनों कथन सही है। घूर्णन वेग के बारे में आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 तो 1 9 तो 2। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। देखिए, घूर्णन के संबंध में जो हो जाएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यह सही कथन है। घूमने की वजह से कोरियोलिस बल पैदा होता है। यह भी सही कथन है। घूमने की वजह से मौसम बदलता है। ये गलत है। देखिए, घूमने की वजह से मौसम नहीं बदलता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केवल 1 और 2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, अगर पृथ्वी अपनी परिक्रमा जारी रखते हुए अचानक घूमना बंद कर दे तो इनमें से क्या होगा। देखिए, अगर पृथ्वी अपनी परिक्रमा जारी रखते हुए अचानक घूमना बंद कर दे तो
इनमें जो हो जाएगा दिन और रात दोनों लगभग 6 महीने के होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा विकल्प यह बताता है कि पृथ्वी पर अलग अलग मौसम क्यों होते हैं। देखिए पृथ्वी पर अलग अलग मौसम जो हो जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए इनमें से कौन सा विकल्प यह बताता है कि पृथ्वी पर अलग अलग मौसम क्यों होते हैं। देखिए पृथ्वी का अलग अलग मौसम होने का मुख्य कार्य जो हो जाएगा अक्षीय झुकाव और परिक्रमण का संयोजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है, कहता है कितने जोड़े सही ढंग से मेल खाते हैं। बसंत विषुव जो हो जाएगा 21 मार्च को होता है। ग्रीष्म आयनंत हो जाएगा 21 जून को होता है। शरद विषुव 23 सितंबर को होता है। शीत आयनंत 22 दिसंबर को होता है। इस प्रकार इसका चारों का चारों मिलन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अक्षांश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करा कौन सा कथन सही है। सभी समानांतर रेखाएं पूरे विरित होती है, सही कथन है। भूमध्य रेखा एक ग्रेट सर्कल है, यह भी सही कथन है। उष्णकटिबंधीय रेखाएं छोटे विरित होती है, यह भी सही कथन है। देखिए तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब इनमें से किस अक्षांश पर साल में कम से कम एक दिन 24 घंटे दिन का उजाला और एक दिन 24 घंटे अंधेरा रहता है। देखिए 24 घंटे उजाला और 24 घंटा अंधेरा जो हो जाएगा यह जो हो जाएगा आर्कटिक वृत्त पर रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे होगा। यह जो हो जाएगा 6 घंटे आगे होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 90 गुना 4 कीजिएगा तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो यहाँ 90 डिग्री है तो 9 चौक 36 यानी 360 मिनट हो गया। 360 में 60 से भाग दीजिएगा तो घंटा निकल जाएगा। 36 यानी 6 बार में कट जाएगा तो यानी 6 घंटा आगे होगा। अब आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हो तो 75 डिग्री पश्चिमी पर स्थानीय समय क्या होगा। देखिए ग्रीनविच दोपहर को 12 बज रहा है तो पश्चिमी में घटेगा समय यानी 75 डिग्री है तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 75 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 मिनट। फिर 300 मिनट को हम लोग घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, 5 घंटा पीछे हो जाएगा यानी 12 बज रहा है, 12 में 5 घटा दीजिएगा तो कितना बजेगा सुबह 7 बज जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, करा कौन सा कथन सही है। इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में कह रहा है यह आमतौर पर 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है, सही कथन है। देशों और द्वीप समूहों को विभाजित होने से बचाने के लिए यह टेढ़ी मेढ़ी होती है, यह भी सही कथन है। इसे पूरब से पश्चिम की ओर पार करने पर कैलेंडर का एक दिन जुड़ जाता है, यह भी सही कथन है। इसका तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन एक यात्री 10 जुलाई को पश्चिम से पूरब की ओर इंटरनेशनल डेडलाइन पार करता है। देखिए पश्चिम से पूरब कह रहा है, यहाँ मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यह समझना है। पश्चिम से पूरब की ओर इंटरनेशनल डेडलाइन पार करता है। लाइन पार करने के लिए तुरंत बाद कौन सी तारीख हो जाएगा। देखिए 10 जुलाई है, पश्चिम से पूरब जाएगा तो एक दिन की बढ़ोतरी होगी यानी 9 जुलाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पृथ्वी की भूप्रपट्टी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, करा कौन सा कथन सही है। महासागरीय क्रस्ट महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में पतली होती है। देखिए सही कथन है। महासागरीय क्रस्ट महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में अधिक घनी होती है, यह भी सही कथन है। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्य रूप से बेसाल्टिक चट्टानों के बने होते हैं, यह गलत है। देखिए 1 और 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मोह विशिक डिसकंटिन्यूटी मोह किसे अलग करता है। देखिए यह जो हो जाएगा क्रस्ट और मेंटल के बीच के भाग को मोह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा।
17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसके बीच स्थित है। देखिए गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो हो जाएगा यह मेंटल और बाहरी कोर के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्टेनोस्फीयर के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए स्टेनोस्फीयर के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही है। यह लिथोस्फीयर से नीचे स्थित है, सही कथन है। यह आंशिक रूप से पिघला हुआ और प्लास्टिक जैसा होता है, यह भी सही कथन है। यह टेक्टोनिक प्लेटों की गति में मदद करता है, यह भी सही कथन है। देखिए तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए जोड़े पर विचार करने के लिए कह रहा है कितने जोड़े सही ढंग से मेल खाता है। देखिए सिलिका सियाल जो हो जाएगा यह सिलिका और एल्यूमिनियम का घटक हो जाएगा। सीमोज हो जाएगा यह सिलिका और मैग्नीशियम का घटक हो जाएगा। नीफे देखिए निकेल और फेरस का यह घटक हो जाएगा। यह तीनों का तीनों मिलन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा नीचे दिए गए कथन और कारक पर विचार करें और सही उत्तर चुने। कथन कह रहा है एस तरंगे पृथ्वी के बाहरी कोर से होकर नहीं गुजरती है। देखिए सही कथन है। बाहरी कोर तरल अवस्था में होता है, यह भी सही है। इसी कारण एस तरंगे नहीं गुजरती है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई सूची का मिलान करें और सही क्वाड चुने। एक तरफ तरंग विशेषता है। देखिए पी तरंग जो हो जाएगा यह सबसे तेज भूकंपीय तरंग को पी तरंग कहा जाता है। फिर देखते हैं एस तरंगे यह केवल ठोस पदार्थों से होकर गुजरती है। एल तरंगे जो हो जाएगा यह सबसे ज़्यादा तबाही मचाती है। यह इसका सही मिलान हो जाएगा 1 का 2, बी का 1, 3 का सी। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र लगभग कहाँ से कहाँ तक फैलता है। देखिए एस तरंगों का छाया क्षेत्र जो हो जाएगा यह 100 डिग्री से 180 डिग्री तक फैलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन कथनों पर विचार करें कौन सा कथन सही है। पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, सही कथन है। एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, सही कथन है। सतही तरंगे पी तरंगे की तुलना में तेजी से चलती है, गलत कथन है। देखिए केवल कथन 1 और 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीप कभी एक सुपर कंटिनेंट के रूप में जुड़े थे, जिसे किस नाम से जाना जाता था। देखिए इसे जो हो जाएगा पेंजिया के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महाद्वीपीय महाखंड पेंजिया के विखंडन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा कथन सही है। लॉरेशिया में मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया शामिल थे। देखिए लॉरेशिया के बारे में यह सही कथन है। गोंडवाना लैंड में ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत शामिल थे, यह भी सही है। ग्रीनलैंड गोंडवाना का भाग था। देखिए ग्रीनलैंड ऊपर है, गोंडवाना वाला जितना भी क्षेत्र है मैप देखिएगा तो नीचे में आता है, इसीलिए यह गलत कथन हो जाएगा। तेथिस सागर लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच स्थित था, यह सही कथन है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2, 4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेगनर द्वारा दिए गए निम्नलिखित परमाणुओं पर विचार करें उपरोक्त में से किस परमाणु का उपयोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समर्थन में किया गया है। देखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर द्वारा दिया गया। इसमें से कह रहा है निम्नलिखित परमाणुओं पर विचार करने के लिए महाद्वीपों का आपस में जुड़ना, यह वेगनर द्वारा दिया गया। महाद्वीपों के बीच जीवाश्मों का मेल, यह भी सही है। अलग अलग महाद्वीपों पर एक जैसी चट्टानों की संरचना, यह भी सही है। प्राचीन जलवायु से
जुरे सबूत, यह भी सही है। देखिए 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेगनर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण आलोचना निम्नलिखित में से कौन सी थी? देखिए महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत वेगनर द्वारा दिया गया, इसका सबसे महत्वपूर्ण आलोचना जो हो जाएगा वह हो जाएगा महाद्वीपीय संचलन के पीछे काम करने वाले बल को समझाने में विफलता, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन करा, इनमें से किसने सबसे पहले सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी समुद्री तल के फैलाव का सिद्धांत प्रस्तावित किया था? यह जो हो जाएगा हैरी हेंस ने, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन करा, समुद्र तल के फैलाव के बारे में इन कथनों पर विचार करें, करा कौन सा कथन सही है? मध्य महासागरीय कटकों पर नई महासागरीय क्रस्ट बनती है, यह सही कथन है। सबडक्शन जोन में महासागरीय क्रस्ट नष्ट हो जाती है, यह भी सही कथन है। कटक से दूर जाने वाले समुद्र तल लगातार पुराना होता जाता है, यह भी सही कथन है। देखिए तीनों का तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीपों की गति के लिए मेंटल संवहन धाराओं के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? देखिए मेंटल संवहन धाराओं का सिद्धांत का प्रस्ताव जो हो जाएगा यह होम्स ने दिया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब विवर्तनिकी प्लेटों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्लेट्स में महाद्वीप महासागरीय दोनों तरह की क्लस्ट शामिल होती है, सही कथन है। प्लेट स्टेनोस्फीयर के ऊपर चलती है, यह भी सही कथन है। लिथोस्फीयर कई कठोर प्लेट्स में बटा होता है, यह भी सही कथन है। देखिए विवर्तनिकी प्लेट के संबंध में तीनों का तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन प्लेट अभी किस दिशा में बढ़ रही है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए इंडियन प्लेट जो हो जाएगा यह उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ रही है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सही है? उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? देखिए नाजका प्लेट यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के समीप है, यह सही सुमेलित है। कोकस प्लेट यह मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट के समीप है, यह भी सही सुमेलित है। जुआन डी फ्यूका प्लेट यह उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी तट के समीप है, यह भी सही सुमेलित है। स्कोटिया प्लेट यह अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच है, यह गलत सुमेलित है। इसका सही मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आमतौर पर अपसारी प्लेट सीमाओं से जुड़ी होती है? देखिए अपसारी प्लेट सीमाओं से जो हो जाएगा दरार घाटियाँ, मध्य महासागरीय कटक, बेसाल्टिक ज्वालामुखी गतिविधि तीनों जुड़ी होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, 1 2 3। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लेट अंतःक्रिया के प्रकार और उससे उत्पन्न भू आकृति से सही मेल खाता है? यह जो हो जाएगा महासागरीय, महाद्वीपीय और इंडीज, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन करा है कैलिफोर्निया में स्थित सैन एंड्रियाज फॉल्ट किसका उदाहरण है? देखिए सैन एंड्रियाज फॉल्ट यह कैलिफोर्निया में है, यह रूपांतरण सीमा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रूपांतर भ्रंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए रूपांतर भ्रंश के संबंध में निम्नलिखित में से जो हो जाएगा क्रस्ट न तो बनता है न ही खत्म होता है, यह सही है। प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर हॉरिजेंटली खिसकती है, यह भी सही कथन है। भूकंप आम है। देखिए रूपांतर भ्रंश के संबंध में तीनों का तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन से युवा बलित पर्वतों का उदाहरण है? देखिए युवा बलित पर्वत, युवा बलित पर्वत का मतलब होता है जिसकी ऊंचाई हमेशा यानी बढ़ रही है अभी भी। तो इसमें से हो जाएगा युवा बलित पर्वत हिमालय, एंडीज, रॉकीज, आल्पस सभी के सभी है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आग्नेय चट्टान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करा कौन सा कथन सही है? इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। देखिए आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं।
इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। देखिए इसमें आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं होते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टान के उदाहरण है, यह भी सही है। आग्नेय चट्टान के संबंध में तीनों के तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए ग्रेनाइट जो हो जाएगा यह अंतर्भेदी आग्नेय का उदाहरण है, सही कथन है। बेसाल्ट जो हो जाएगा बाह्य आग्नेय का उदाहरण है, यह भी सही है। चूना पत्थर कायंत्रित का उदाहरण नहीं है, ये गलत है। देखिए चूना पत्थर जो हो जाएगा यह तलचट्टी चट्टान का उदाहरण है। बलुआ पत्थर अवसादी का उदाहरण है, सही है। इसका सही सुमेल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चट्टानों के निम्नलिखित बदलाव पर विचार करें। ऊपर दिए गए बदलाव में कौन से नियंत्रण को दर्शाता है। देखिए चूना पत्थर संगमरमर में कायांतरित हो जाता है, सही है। बलुआ पत्थर क्वार्जाइट बन जाता है, सही है। सेल स्लेट बन जाता है। देखिए तीनों का तीनों कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सही है। आग्नेय चट्टान अन्य सभी चट्टान प्रकार की चट्टानों का स्रोत होती है। देखिए सही कथन है। कायांतरित चट्टानें गर्मी और दबाव के कारण बनती है, यह भी सही कथन है। अवसादी चट्टानें पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े हिस्सों को ढके हुए होते हैं, यह भी सही कथन है। देखिए आग्नेय चट्टान, यह तीनों के तीनों कथन चट्टान के संबंध में सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शैल तथा उनके रूपांतरित समकक्षों के युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ मूल सेल है, दूसरी तरफ रूपांतरित सेल है। ग्रेनाइट, देखिए ग्रेनाइट का रूपांतरित सेल नीस हो जाएगा। बेसाल्ट का रूपांतरित सेल ग्रीन स्टोन हो जाएगा। स्लेट का रूपांतरित सेल हो जाएगा फाइलाइट। और ग्रेवो का सर्पेंटाइन। सभी के सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, 1, 2, 3, 4। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सही है। फोकस पृथ्वी के अंदर वह बिंदु है जहां भूकंपीय ऊर्जा निकलती है। देखिए सही कथन है। अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर स्थित होता है, यह भी सही कथन है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, यह गलत है। देखिए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर नहीं मापी जाती है, यह जो मापी जाती है मार्केली स्केल पर। इसका आंसर केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गहरे फोकस वाले भूकंप आमतौर पर इनमें जुड़े होते हैं। देखिए गहरे फोकस वाले भूकंप जो हो जाएगा आमतौर पर सबडक्शन जोन से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन सा क्षेत्र भूकंप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। देखिए भूकंप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील जो हो जाएगा वह जो हो जाएगा प्लेट सीमाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन सा ज्वालामुखी सील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है। देखिए सील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण मोना लोआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन का, इनमें से नीचे दी गई सूची का मूल्यांकन करने के लिए कह रहा है, एक तरफ ज्वालामुखी है, दूसरी तरफ देश है। क्राकोटोआ ज्वालामुखी जो हो जाएगा यह इटली में स्थित है। इसका सही मिलान देखते हैं। क्राकोटोआ ज्वालामुखी यह इंडोनेशिया में है। विसुवियस ज्वालामुखी जो हो जाएगा यह इटली में है। और फ्यूजी ज्वालामुखी यह जापान में स्थित है। इस प्रकार इसका सही मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सही है। देखिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, यह सही कथन है। प्रशांत महासागर जिसको हिंदी में कहते हैं। ज़्यादातर ज्वालामुखी प्लेट की सीमाओं के पास होते हैं, सही कथन है। ज़्यादातर ज्वालामुखी प्लेट की सीमाओं के पास होती है, यह भी सही कथन है। हॉट स्पॉट ज्वालामुखी प्लेट की सीमाओं से दूर भी हो सकते हैं, यह भी सही कथन है। देखिए
ज्वालामुखी के संबंध में तीनों के तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इस सेट का यानी ज्योग्राफी क्लास 2 का यह लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ ज्वालामुखी है, दूसरी तरफ देश है। देखिए माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, सही है। सकुराजिमा ज्वालामुखी जापान में है, यह भी सही है। मोना लोआ ज्वालामुखी आइसलैंड, ये गलत है। देखिए मोना लोआ ज्वालामुखी जो हो जाएगा यह यूएसए में है, यानी संयुक्त स्टेट अमेरिका में है। माउंट एटना इटली में है, यह भी सही है। देखिए 1, 2, 4 इसका सही मिलान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आप लोग इसी तरह हमारे चैनल से बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।